लास्ट सेक्शन में आप लोगों ने जिस टॉपिक को स्टडी किया था वो राउल्ट्स लॉ का टॉपिक था और आप लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हमारे पास राउल्ट्स लॉ जो है वो बेसिस प्रोवाइड करता है आपके सॉल्यूशन को डिवाइड करने के लिए बिटवीन आइडियल सॉल्यूशंस एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ये बिल्कुल उसी वे में आप प्रोसेस कर रहे हो जैसे आप लोगों ने गैसेस के लिए स्टडी किया था और वहाँ पे आपने एक इक्वेशन ऑफ स्टेट बनाई थी जिसको आपने पी वी इज इक्वल टू एन आर टी कहा था। जो गैसेस उस इक्वेशन ऑफ स्टेट को फॉलो करती थी आपने उनको नेम दिया था आइडियल गैसेस का, और जो उससे डेविएशन शो करती थी उन गैसेस को आपने नॉन आइडियल गैसेस का नेम दिया था। सिमिलरली ये एक और कंपैरिजन है आपके पास, जिस तरह आप लोगों ने पहले सॉल्यूशन को में प्रेशर और वेपर प्रेशर को आपस में कंपेयर किया था और इस चीज़ को ऑब्जर्व किया था कि जिस तरीके से आपके पास एक गैसियस सिस्टम में प्रेशर का पैरामीटर ऑपरेट करता है, बिल्कुल सिमिलरली आपके पास वेपर प्रेशर का पैरामीटर फॉर सॉल्यूशंस ऑपरेट करता है। सो यहाँ पे भी एक और सिमिलैरिटी है कि जिस तरीके से आप लोग डिवाइड करते हो गैसेस को आइडियल और या नॉन आइडियल गैसेस में ऑन द बेसिस ऑफ पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, बिल्कुल उसी तरीके से आपके पास जो सॉल्यूशंस हैं आप उनको आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में डिवाइड कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ राउल्ट्स लॉ। सो स्टार्ट करते हैं कि आपके पास सॉल्यूशंस किस तरह के होते हैं। सॉल्यूशंस आप लोगों ने अगेन मैं आपकी अगर सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री का नॉलेज रिवाइज करूं तो आप लोगों ने 3 फेजेस पढ़ी हुई हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सो इसका मतलब ये है कि जब आप ये कहते हो कि कोई भी बाइनरी सॉल्यूशन जो है आप बनाना चाह रहे हो किसी भी सिस्टम में, तो इसका मतलब ये है कि आप सॉलिड को भी एज अ सोल्यूट ले सकते हो, लिक्विड को भी एज अ सोल्यूट ले सकते हो, एज वेल एज गैस को भी एज अ सोल्यूट ले सकते हो। सिमिलरली आप सॉलिड को एज अ सॉल्वेंट ले सकते हो, लिक्विड को एज अ सॉल्वेंट ले सकते हो और आप गैसेस को एज अ सॉल्वेंट ले सकते हो। सॉल्यूशन के केस में आपके पास 9 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं जिनमें आपके पास डिफरेंट तरह के सॉल्यूशंस बन सकते हैं। हम लोग उस सॉल्यूशन में से सिंपल जो है 2 तरह के कंपोनेंट्स पे फोकस करेंगे और वो उनकी बेसिस वही होगी जो आप लोगों ने सॉल्यूशंस के लिए अभी राउल्ट्स लॉ जो आप लोगों ने डिराइव करने के लिए जो बेसिस रखी हैं वो वही वाली बेसिस होंगी। इसका मतलब ये है कि जो सोल्यूट आपने लेना है, इन केस ऑफ नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट आपका सोल्यूट सॉलिड होना चाहिए और इन केस ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट आपके पास सिस्टम में लिक्विड सोल्यूट होना चाहिए। और सॉल्वेंट आपके पास जो है सॉल्यूशन के लिए जो आपके पास मोस्ट प्रोबेबल फॉर्म है वो अगेन सॉल्वेंट जनरली लिक्विड ही की फॉर्म में आप लोग लेते हो। सो आउट ऑफ 9 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ आपने राउल्ट्स लॉ के जो सोल्यूशन हैं उनको सेपरेट आउट कर लिया क्योंकि आपने 2 केसेस स्टडी किए हैं। एक केसेस वो था जिसमें आपके पास नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट एज अ सोल्यूट प्रेजेंट था, इसका मतलब आपने सोल्यूट के लिए सॉलिड की कंडीशन को फिक्स कर लिया है। सिमिलरली आपके पास दूसरा कंपोनेंट ऐसा था जिसमें आपने वोलेटाइल नेचर को स्टडी किया था और आपने कहा था कि दोनों कंपोनेंट आपके पास वोलेटाइल हैं। सो ये आपके पास लिक्विड कंपोनेंट को आपने फिक्स कर लिया कि उस केस में आपके पास हो सकता है लिक्विड कंपोनेंट एज अ सोल्यूट प्रेजेंट हो। सो बात करते हैं कि बेसिकली आपके पास प्रोसेस क्या हो रहा होता है। यहाँ पे जो बेसिकली 5 प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की गई हैं। आपके पास किसी भी सॉल्यूशन को डिफाइन करने के लिए या उसकी स्टेट को डिफाइन करने के लिए आप 5 प्रॉपर्टीज़ पे फोकस करते हो। उन 5 प्रॉपर्टीज़ में से फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास डेल वी है। आपके पास इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम का डिफरेंस है जब आप सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते हो। लेट्स सपोज आपने ये प्योर लिक्विड लिया है, ये आपका सॉल्वेंट है, इसको आप इसका आप जो है लेट्स सपोज ये सॉरी इस केस में आप इसको सोल्यूट ले रहे हो और आप इसके 20 ml जो इसका सोल्यूशन है वो यहाँ से सेपरेट आउट करते हो। सिमिलरली आपके पास ये दूसरा लिक्विड है जिसको आप बी से रिप्रेजेंट कर रहे हो, इसका 30 ml आप ले लेते हो और 20 + 30 ml को मिक्स कर देते हो। एज अ रिजल्ट आपके पास एक न्यू सोल्यूशन आ जाता है। अगर तो उसका सोल्यूशन का जो ओवरऑल वॉल्यूम है वो कंपेरेबल है विद द एडिशन ऑफ द जो आपने इनिशियल वॉल्यूम लिया है उसके कंपेरेबल है, तो आप इसको आइडियल सोल्यूशन कहोगे। जनरली आप लोगों ने आज तक जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं उसमें आप लोगों ने कंडीशनली या अनकंडीशनली आपने यही सिचुएशन अप्लाई की है कि 20 + 30 जो है वो आपके पास 50 ml है। सो इसका मतलब ये कि जितने न्यूमेरिकल्स आप लोगों ने आज तक सॉल्व किए हैं आप लोगों ने उन सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन मान के सॉल्व किया है। आपने कहा है कि जितना आप ऐड कर रहे हो इनिशियली जितना वॉल्यूम था, आफ्टर जो है सॉल्यूशन फॉर्मेशन आपके पास वही वॉल्यूम रहा, तो उस केस में आपके पास डेल वी मिक्सिंग की वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो जाती है।
लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि जब आप इसको मिक्स करो तो हो सकता है इसकी वैल्यू 40 ml आ जाए या इसकी वैल्यू लेस हो जाए 30 ml आ जाए। सो उस केस में आपके पास इस चीज़ की इंडिकेशन होगी कि यहाँ पे कोई इशू है और एज सच कोई एबनॉर्मेलिटी एग्जिस्ट करती है जिसकी वजह से आपका सिस्टम जो है वो नॉन आइडियल बिहेव कर रहा है। सो रीज़न क्या है, आपके पास एक वॉल्यूम की फिक्स्ड वॉल्यूम ऐसा आपके पास क्यों आता है? उसकी रीज़न ये होती है कि आपके पास कुछ इंडिविजुअल इंटरेक्शंस होते हैं और कुछ आपके पास न्यू इंटरेक्शंस बनते हैं। सो लेट्स सपोज अगर हम ए और बी ही की एग्जांपल लेके चलें तो आपके पास एक लिक्विड के जो इंटरेक्शंस हैं आप उनको ए से रिप्रेजेंट करोगे। सिमिलरली जो प्योर लिक्विड बी था उसको उसके इंटरेक्शंस को आप बी से रिप्रेजेंट करोगे। लेट्स सपोज ये दोनों जो हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है दोनों मॉलिक्यूल्स के दरमियान और यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सो जब आप इन दोनों को मिक्स करोगे तो ये दोनों पोलर कंपोनेंट हैं। इसका मतलब जो न्यू इंटरेक्शन आएगा ए बी, जो सोल्यूशन की फॉर्मेशन में जो न्यू इंटरेक्शन डेवलप होंगे उसकी स्ट्रेंथ भी एज सच वही होगी। और ए और बी दोनों पोलर नेचर होने की वजह से लेट्स सपोज यहाँ पे वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो कर रहे हैं। सो इस तरह के केसेस में जिसमें आपके पास स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस इंडिविजुअल इंटरेक्शंस की कंपेरेबल होती है विद दिस न्यू फॉर्मिंग इंटरेक्शंस, जो आपके पास ये न्यू इंटरेक्शंस बने इनकी स्ट्रेंथ से कंपेरेबल होती है, उस केस में आप सिस्टम को आइडियल सोल्यूशन बोलते हो। और उसकी रीज़न ये होती है कि आपके पास बॉन्ड लेंथ फिक्स होती है। जो हाइड्रोजन बॉन्ड की लेंथ यहाँ पे है वही हाइड्रोजन बॉन्ड की लेंथ यहाँ पे है, और जब न्यू इंटरेक्शंस बन रहे हैं ए बी के वहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड की जो लेंथ है वो सेम है। इसका मतलब एज सच आपके वॉल्यूम पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जितना इंटरेक्शन यहाँ पे था उतना ही इंटरेक्शन इधर है। एज अ रिजल्ट आपके पास 50 ml ही आएगा। लेकिन लेट्स सपोज अगर इसी के ऑपोजिट सिनेरियो आप ऑब्जर्व करोगे तो आपके पास ये बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्ट्रॉन्गर हो गया है, और लेट्स सपोज आपके पास बहुत ज़्यादा एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बजाय आपके पास वहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आप लोगों को पता है कि जो जो स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जाती है आपके पास बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होती जाती है। सो उस केस में अगर आपके पास इंटरेक्शंस बहुत ज़्यादा डोमिनेट करेंगे तो आपके पास वॉल्यूम की वैल्यू जो है वो लेस आएगी। आपके पास मॉलिक्यूल्स ज़्यादा क्लोज होंगे, इसका मतलब वो ज़रा कम स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, बॉन्ड लेंथ स्मॉल होगी, सो ओवरऑल वो कम स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। सिमिलरली अगर आपके पास जो इंटरेक्शन बन रहा है वो वीक है, सो इसका मतलब वहाँ पे बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे और जितना वॉल्यूम आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे ज़्यादा आएगा। सो आइडियल सोल्यूशन के केस में जब भी आपके पास जो इंडिविजुअल इंटरेक्शंस की जो स्ट्रेंथ होती है वो बेसिकली इक्वल होती है आपके पास न्यू फॉर्मिंग इंटरेक्शंस की। एज अ रिजल्ट आपके पास वॉल्यूम में एज सच कोई चेंज नहीं आता। नेक्स्ट पैरामीटर आपके पास डेल एच मिक्सिंग है। इसको आप एंथैल्पी से भी डोनेट करते हो, थर्मोडायनेमिक्स आप लोग सब लोग पढ़ चुके हो, और ये बेसिकली चेंज इन एंथैल्पी है। आप लोगों को अगेन एक कॉन्सेप्ट जो आप लोग जिससे फेमिलियर हो वो ये है कि अगर आप प्रोसेस डिफाइन करो तो यहाँ पे ये प्रोसेस हो रहा है कि आपके पास इंडिविजुअल इंटरेक्शंस ए के और बी के इंटरेक्शंस जो हैं वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं और आपके पास न्यू इंटरेक्शंस ए बी की फॉर्म में जनरेट हो रहे हैं। सो आप लोगों को इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन है कि जब भी आप लोग बॉन्ड को ब्रेक करते हो तो वहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब होती है क्योंकि आपने यहाँ से इस बॉन्ड को जो है वो ब्रेक करना होता है। सिमिलरली आपके पास जब भी न्यू इंटरेक्शंस फॉर्म होते हैं तो वहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। अगर तो इनकी स्ट्रेंथ सेम है सो इसका मतलब ये कि यहाँ पे जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी इस साइड पे जो आपके पास बॉन्ड ब्रेकिंग में जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, जब आपके पास न्यू बॉन्ड बनेगा वहाँ पे उतनी ही एनर्जी रिलीज होगी। इसको आप मज़ीद क्वांटिफाई इस वे में कर सकते हो कि लेट सपोज आपने 20 जूल जो है वो ए सॉल्यूशन को दी है ए के बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। सिमिलरली आपने 20 जूल दिए हैं बी के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। सो एज अ रिज़ल्ट अगर आपका आइडियल सोल्यूशन है या न्यू जो आपके पास बॉन्ड बन रहा है उसमें भी उतनी ही एनर्जी रिलीज होनी चाहिए जितनी आपने यहाँ पे प्रोवाइड की है बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। सो अगर तो यहाँ पे 40 जूल रिलीज होती है न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन से तो इसका मतलब ये सोल्यूशन आपके पास आइडियल है। लेकिन लेट्स सपोज अगर यहाँ पे 50 रिलीज होती है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो बॉन्ड बना है वो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, इसलिए उसने ज़्यादा एनर्जी रिलीज की है। एज अ रिजल्ट आपके पास जो न्यू बॉन्ड बना है वो इंडिविजुअल्स मॉलिक्यूल से ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग है।
सो इस केस में अगर आपके पास जो है न्यूमेरिकल सम इक्वल नहीं आता, हीट बिफोर हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड बाय, जब आप उसको कंपेयर करो जब हीट रिलीज होती है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड, सो अगर आपके पास ये रिजल्ट इक्वल नहीं आता तो आपके पास ये सिस्टम जो है वो नॉन आइडियल की तरफ जाता है। थर्ड, आप जो पॉइंट देखते हो वो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ इंटरेक्शंस का पॉइंट है। बेसिकली थर्ड पॉइंट ही आपके पास रिस्पॉन्सिबल है डेल एच मिक्स का और डेल वी मिक्स का। वॉल्यूम और इंथॉल्पी इनडायरेक्टली आपके पास इस थर्ड पॉइंट के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। और बेसिकली अकॉर्डिंग टू दिस आपके पास जो है आइडियल सोल्यूशन ऐसे सोल्यूशन होते हैं जिनमें आपके पास इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस की जो स्ट्रेंथ है बिटवीन इंडिविजुअल इंटरेक्शंस, मतलब ए और बी की जो स्ट्रेंथ है वो आपके पास कंपेरेबल होती है जो न्यू बॉन्ड फॉर्म हो रहा होता है उसके। सो अगर आपके पास ये इक्वल होगा तो इसका मतलब आपके पास डेल एच मिक्स भी जो है वो इक्वल होगा और डेल वी मिक्स भी इक्वल होगा। अगर ये स्ट्रेंथ ऑफ इंटरेक्शन जो है वो इक्वल नहीं होंगी तो उस केस में आपके पास डेल एच मिक्स भी चेंज होगा और डेल वी मिक्स भी चेंज होगा। सो यहाँ तक आप लोगों ने थर्ड पॉइंट देख लिए। फोर्थ पॉइंट आपके पास जो है वो ये फोर्थ इंट्रॉपी का पॉइंट है और फिफ्थ जो है ये आपके पास गिब्स फ्री एनर्जी का पॉइंट है। आप लोगों को अब तक पता होना चाहिए कि ये अगर मैं सिंपली एक लाइन बोल दूं कि सॉल्यूशन फॉर्मेशन आपके पास एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, सो इसका मतलब ये है कि आपको ऑटोमेटिकली एक चीज़ पता होगी कि विद रिस्पेक्ट टू एंट्रोपी, अगर तो आप बात कर रहे हो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की, तो विद रिस्पेक्ट टू एंट्रोपी इस एंट्रोपी की वैल्यू को ग्रेटर देन 1 होना चाहिए या ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, जो इस चीज़ को इंडिकेट करेगा कि आपके सॉल्यूशन फॉर्मेशन के दौरान ओवरऑल सिस्टम की एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज होगी। सिमिलरली अगर आप गिब्स फ्री एनर्जी की बात करो तो आपको पता है कि गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होनी चाहिए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। सिमिलरली एंट्रोपी की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए और गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। अब इसकी क्या बेसिस हैं? अगर आप लोगों का पुराना कॉन्सेप्ट रिवाइज किया जाए तो आप लोगों को पता है कि हम अगर इसकी मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन को देखें कि बेसिकली आपके पास एंट्रोपी होती क्या है, तो अब आप कंसिडर कर सकते हो दो गैसेस, गैस 1 और गैस 2। अगर आप इनके दरमियान ये जो बैरियर प्रेजेंट है इसको रिमूव कर दोगे तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है वो ये है कि आपके पास होमोजीनियस मिक्सचर आएगा। इसको मज़ीद इस वे में भी आप डिफ़ाइन कर सकते हो कि आपके पास अगर सिंगल मॉलिक्यूल पे आप फोकस करो या सिंगल गैस के मॉलिक्यूल पे आप फोकस करो तो आपके पास ये कंटेनर था, इसमें आपके पास एक साइड पे जो है वो एक सॉर्ट ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे, ये गैस 1 के मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे ही आप अलाउ करोगे इसको मूव करना या बैरियर को रिमूव करोगे तो आपके पास यही जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बेसिकली एक्सपैंड कर जाएंगे। तो एक कॉन्सेप्ट आपके पास एंट्रोपी का विद रिस्पेक्ट टू रैंडमनेस है। आप कहते हो कि आपके सिस्टम में हमेशा रैंडमनेस इंक्रीज होती है। दूसरा आपके पास कॉन्सेप्ट विद रिस्पेक्ट टू माइक्रोस्टेट्स है। हमेशा सिस्टम उस वे में मूव करता है जिस तरफ आपके पास ज़्यादा नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स अवेलेबल हों और आपका सिस्टम जो है वो हमेशा होमोजेनिटी की तरफ इसलिए जाता है ताकि वो डिफरेंट माइक्रोस्टेट में एग्जिस्ट करके अपनी फोर्सेस को बैलेंस कर सके। सो पहले उसके पास ये अवेलेबल था सिस्टम, वो फ़ौरन से स्पॉन्टेनियसली मूव करके एक होमोजीनियस मिक्सचर में जाना प्रेफर करेगा जहाँ पे उसके पास एक्स्ट्रा माइक्रोस्टेट्स अवेलेबल हैं। सो इसका मतलब आपके सिस्टम में माइक्रोस्टेट्स जो हैं वो इंक्रीज़ हुई हैं या सिमिलरली प्रोबेबिलिटी इंक्रीज़ हुई है। सो ओवरऑल आपके सिस्टम में एंट्रोपी इंक्रीज़ होगी। यही वजह है कि आप लोग अगर कंपेयर करो जो काम आप गैसेस के लिए कर रहे हो, पहले आपके सोल्यूट मॉलिक्यूल को लेट्स सपोज इतना स्पेस अवेलेबल थी, जब आपने उसको ऐड कर दिया अपने सॉल्वेंट में तो अब आपके सोल्यूट के पास बहुत ज़्यादा माइक्रोस्टेट्स अवेलेबल हैं। यही वजह है कि आपके पास सोल्यूशन जो है सोल्यूशन फॉर्मेशन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और इसमें एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होती है क्योंकि आप सिस्टम में डिसऑर्डर लेके आ रहे होते हो। अगेन आप इसको इस वे में भी दूसरे वे में भी देख सकते हो कि पहले आपके पास जो लिक्विड मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, पहले अगर आपके पास प्योर सॉल्वेंट प्रेजेंट था तो वो एक ऑर्डर्ड सिस्टम था। आपने उस सिस्टम में न्यू जो है कंपोनेंट ऐड कर दिया जो कि सोल्यूट है। अब उसकी वजह से आपके सिस्टम में डिसऑर्डर जो है वो क्रिएट होगा। एज अ रिजल्ट आपके पास एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज होगी और जब एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज होती है तो वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। सो सॉल्यूशन फॉर्मेशन आपके पास एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जिसमें आपके पास एंट्रोपी की वैल्यू जो है वो हमेशा इंक्रीज होती है।
नेक्स्ट आप इसी को गिब्स फ्री एनर्जी के रिस्पेक्ट से देख सकते हो। आपको पता है कि गिब्स फ्री एनर्जी आपके पास रिप्रेजेंट करता है, ये वो पैरामीटर है जो आपको नॉन पीवी वर्क के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। और ये बेसिकली कम्बिनेशन है एंथैल्पी का और एंट्रोपी का। अगर मैं आप लोगों को बिल्कुल सिंप्लीफाइड वर्जन दूं तो आप लोगों को इस चीज़ से फेमिलियर होकर फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपके पास जो आया है स्पॉन्टेनियस नेचर का, वो इन टर्म्स ऑफ एनर्जी आया था। आप लोग सारे के सारे ने जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है वो ये पढ़ा हुआ है कि तमाम के तमाम एक्सोथर्मिक रिएक्शन जनरली स्पॉन्टेनियस होते हैं। एक्सोथर्मिक में क्या होता है कि रिएक्टेंट अगर इस ये आपके पास अगर लेट सपोज एनर्जी का एक्सिस है और आपका रिएक्टेंट यहाँ प्रेजेंट है, सो आप उसको इस वे में रिप्रेजेंट करते हो कि ये इसकी एनर्जी लो होगी, मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी हाई होगी और जो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसकी एनर्जी लो होगी। सो ये जो एनर्जी डिफरेंस है इसकी वजह से सिस्टम में स्टेबिलिटी आएगी। यही वजह है कि आपके पास ज़्यादातर एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो हैं वो स्पॉन्टेनियस होते हैं। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपने विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी देखा था। सेकंड लेकिन फिर यहाँ पे ये कॉन्ट्रडिक्शन है कि कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन थे जो कि एंडोथर्मिक थे लेकिन वो भी स्पॉन्टेनियस थे। जिस तरह आपके पास आइस की कन्वर्जन है इनटू लिक्विड, वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है बट वो जनरली हो रहा होता है। सो उसमें क्या है, तो वहाँ पे आपको एक नया पैरामीटर डिफाइन करने की जरूरत पड़ी और वो एंट्रोपी का पैरामीटर था। एंट्रोपी का पैरामीटर में आपने ये देखा कि सिस्टम जो है अगर वो एक ऑर्डर्ड स्टेट में प्रेजेंट है तो वो प्रेफर करेगा कि वो एक ऐसी स्टेट में जाए जिसमें उसमें डिसऑर्डर ज़्यादा हो। फिर यहाँ पे ये इशू आया कि कुछ ऐसे भी सिस्टम थे जो कि मूव करते थे ऑपोजिट, मतलब ये कि आपको लगता था कि ओवरऑल सिस्टम की जो वैल्यू है एंट्रोपिक की वैल्यू उसको जो है डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन फिर भी वो स्पॉन्टेनियस थे। तो वहाँ पे फिर आपने देखा कि सिस्टम की बजाय यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट आया। आपने ये देखा कि जब भी मैथमेटिकली आपने ड्राइव किया और देखा कि ऐसे प्रोसेसेस जो दिखने में आपको लगते हैं कि ओवरऑल सिस्टम की एंट्रोपी को डिक्रीज कर रहे हैं, जब आप यूनिवर्स के कंपैरिजन में उसको देखते हो तो ओवरऑल एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स हमेशा इंक्रीज हो रही होती है। लेकिन एंट्रोपी के पैरामीटर के साथ सबसे बड़ा इशू ये था कि एंट्रोपी के पैरामीटर को अगर आप स्टडी करते हो तो आपको एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और आप यूनिवर्स के पैरामीटर से इतने खुश नहीं होते हो, आपको एक सिस्टम का पैरामीटर चाहिए होता है ताकि आप इजीली उस पर वर्कआउट कर सको। सो उसके रिस्पॉन्स में आपके पास एक न्यू वेरिएबल आया था जिसको गिब्स फ्री एनर्जी कहा जाता है। और गिब्स फ्री एनर्जी जो है बेसिकली इन्हीं दो पैरामीटर्स का कम्बिनेशन है। आपको पता है कि अगर मैं सिंपली लास्ट फॉर्मूले पे चलूँ जो कि इसका ये वाला फॉर्मूला है, अगेन माइनर वाले बच्चे जो हैं इसको स्किप करेंगे, जो सिर्फ उनका बेसिक फार्मूला है उस पर फोकस करेंगे। ये फार्मूला आपके पास लास्ट वाला फार्मूला है और अगर मैं इसको इस वे में डिफाइन करूँ कि ये वाला पैरामीटर आपके पास एंथैल्पी या एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये वाला पैरामीटर आपके पास एंट्रोपी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। अगर यहाँ पे एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, अगर सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब ये कि आपके पास इसकी वैल्यू जो है सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। सो 3 del S की वैल्यू जो है आपके पास ओवरऑल सिस्टम में इंक्रीज होगी। मतलब आपके पास दोनों पॉसिबिलिटीज़ है ना, फॉर स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। आपके पास सिस्टम में जो है एक कंडीशन में आपके पास एंट्रोपी इंक्रीज हो सकती है और दूसरी कंडीशन में आपके पास एंट्रोपी डिक्रीज हो सकती है। सो अगर आप ये कहते हो कि T del S जो है वो इंक्रीज हो रहा है, सो इसका मतलब ये ओवरऑल T del S वाला पैरामीटर इंक्रीज होना चाहिए। एज अ रिजल्ट आपके सिस्टम में नेगेटिव वैल्यू डोमिनेट करेगी। सिमिलरली अगर आप कहते हो कि सिस्टम एक्सोथर्मिक होना चाहिए और वो स्पॉन्टेनियस है, तो यहाँ पे आपको पता है एक्सोथर्मिक के लिए आप नेगेटिव साइन यूज करते हो। तो नेगेटिव साइन अगर यहाँ पे होगा तो ये भी पैरामीटर को मोर नेगेटिव करेगा। और इसके अलावा जो एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है आप लोगों के पास नेगेटिव साइन का, जब भी आप लोग बात करते हो विद रिस्पेक्ट टू वर्क डन, क्योंकि यहाँ पे आपने नॉन पीवी वर्क कहा है गिब्स फ्री एनर्जी को। सो अगर आपके सिस्टम में नेगेटिव वैल्यू होगी किसी भी प्रोसेस की del G की, तो वो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा होगा कि उस सिस्टम में बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है कि वो वर्क परफॉर्म कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ सराउंडिंग। आप लोगों ने पहले नेगेटिव W का पैरामीटर पढ़ा था जो इंडिकेट कर रहा था कि आपके पास सिस्टम में अगर किसी के साथ भी मतलब वर्क के साथ अगर नेगेटिव की वैल्यू होगी तो ये वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन सराउंडिंग था। सो अगर सिस्टम में आपके पास ये आप पीवी वर्क की बात कर रहे थे, गिब्स फ्री एनर्जी के केस में आप नॉन पीवी वर्क की बात करते हो। सो ये बेसिकली एक न्यू पैरामीटर है जो कि कन्वीनियंट कंडीशंस पे स्टडी किया जाता है। ये कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पे स्टडी किया जाता है
और ये बाकी तमाम पैरामीटर से मेजर करना ईजी है। यही वजह है कि जनरली हम गिब्स फ्री एनर्जी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं रादर देन एनी अदर एनर्जी। आप बाकी पैरामीटर्स को भी स्टडी करोगे लेकिन ऐसा उनको इतना नहीं स्टडी करोगे, क्योंकि अगेन एंट्रोपी के लिए आपको जो है सिस्टम ऑफ यूनिवर्स और एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स और एंट्रोपी ऑफ सिस्टम की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और ओवरऑल डेल एच जो है वो एज सच इतना अच्छा क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसे एंडोथर्मिक प्रोसेसेस हैं आपके पास जो स्पॉन्टेनियस होते हैं। सो गिब्स फ्री एनर्जी सबसे बेस्ट पैरामीटर कंसिडर किया जाता है अगर आप एंट्रोपी और स्पॉन्टेनियस नेचर को स्टडी कर रहे हो किसी भी सब्सटेंस के। सो सॉल्यूशन फॉर्मेशन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, और चूंकि यहाँ पे इस चीज़ को जहन में रखिएगा, चाहे आप आइडियल सोल्यूशन की बात कर रहे हो चाहे आप नॉन आइडियल सोल्यूशन की बात कर रहे हो, दोनों केसेस में डेल एस और डेल जी की जो वैल्यू है वो सेम रहती है। मतलब आप हर सोल्यूशन के लिए यही थिंग लिखोगे, क्योंकि सोल्यूशन का वर्ड दोनों थिंग में कॉमन है। इसका मतलब ये सोल्यूशन फॉर्मेशन की जो है कंडीशन है। आप जब भी कहीं पे भी सोल्यूशन फॉर्म कर रहे हो, चाहे वो आइडियल है चाहे वो नॉन आइडियल है, आपके पास हमेशा डेल एस की वैल्यू इंक्रीज होगी और डेल जी मिक्स की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी, जो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा होगा कि सॉल्यूशन फॉर्मेशन आपके पास एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। सो अब हम देखेंगे कि आपके पास बेसिकली किस तरह आइडियल सॉल्यूशन, आप किसी सॉल्यूशन को कब कहोगे, आप नॉन आइडियल सॉल्यूशन कब कहोगे। और ये जो 4 पैरामीटर आपने स्टडी किए हैं, सॉरी 5 पैरामीटर्स आप लोगों ने अभी देखे हैं एक सॉल्यूशन के जो डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं उनमें से अब हम लोगों ने आइडियल सॉल्यूशन के केस में देखना है कि इसकी क्या वैल्यू होती है, और सिंपली जो है अब हम लोगों ने असाइन करनी है, पैरामीटर्स असाइन करने हैं। सो लेट सपोज आप फर्स्ट बात करते हो आइडियल सॉल्यूशन के केस में। सो आइडियल सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो कि फॉलो करते हैं राउल्ट्स लॉ को, और राउल्ट्स लॉ को उनका फॉलो करना जो है वो इसलिए मस्ट है कि आपके पास इसको तमाम टेम्परेचर पे फॉलो करना चाहिए राउल्ट्स लॉ को, एंड एट ऑल कंसंट्रेशन। अगर आपके पास किसी भी कंसंट्रेशन पे आपका सिस्टम जो है वो राउल्ट्स लॉ से डेविएट कर रहा है, तो इसका मतलब वो आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। ये मस्ट कंडीशन है कि आपके पास हो सकता है कि वो जो आप लोग जो ड्रॉ करते हो राउट्स लॉ को, हो सकता है वो तमाम पे जो है इसको फॉलो कर रहा हो, सिर्फ एक पॉइंट पे वो डेविएशन शो कर रहा हो, तब भी ये सिस्टम जो है वो नॉन आइडियल है। इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि सारी कंसंट्रेशन और सारे टेम्परेचर की वैल्यूज़ पे आपके पास सिस्टम को राउट्स लॉ ने फॉलो करना चाहिए। अगर कहीं पे भी हल्की सी भी डेविएशन आई तो वो आपका सिस्टम नॉन आइडियल सोल्यूशन है। हम प्रोसेस कैसे परफॉर्म करते हैं, एक थिंग है हमारे पास पी थ्योरेटिकल और दूसरी थिंग है हमारे पास पी ऑब्जर्व्ड। पी ऑब्जर्व्ड एक ऐसी पैरामीटर है जिसको आप वेपर प्रेशर को खुद से अगर एक्सपेरिमेंटली थ्रू मैनोमीटर या बैरोमीटर स्टडी कर रहे होगे, जो आपके पास प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके थ्रू अगर आप सिंपली अपने एक्सपेरिमेंट को रन करोगे और वहाँ पे खुद से ऑब्जर्व करोगे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, तो ये इसको आप पी ऑब्जर्व्ड की वैल्यू दोगे। आपको पता है कि आपने सॉल्यूशन कैसे बनाया है, इसका मतलब ये कि आप यहाँ पे थ्योरेटिकली भी राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हो। सो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग आपको पता है कि आपने जितना सोल्यूट लिया है और जितना सॉल्वेंट लिया है उसकी कंसंट्रेशन आपको पता है। इसका मतलब एक्स ए और एक्स बी के वेरिएबल आपको नोन है। आप क्या करोगे, उसी प्योर सॉल्वेंट का लिटरेचर से स्टडी करोगे कि उसका पी नॉट ए क्या है, और सोल्यूट का देखोगे कि पी नॉट बी क्या है। ये प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है और ये प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट है। आपको लिटरेचर से इनकी वैल्यू मिल जाएगी, आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करके देखोगे और देखोगे कि आंसर क्या आ रहा है। अगर तो पी ऑब्जर्व्ड और पी थ्योरेटिकल दोनों सेम हैं तो इसका मतलब आपका सिस्टम आइडियल सॉल्यूशन है। अगर इनमें कोई डिफरेंस है तो इसका मतलब आपके पास जो है वो आइडियल सॉल्यूशन नहीं है। इसी तरीके से आपने राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग ये भी देखा था कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट वो इक्वल होता है पी नॉट ए मल्टीप्लाई बाय एक्स ए। सो आप खाली जो है इसको कंपेयर नहीं करोगे, आप पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी को भी राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करोगे। ये आपका पी थ्योरेटिकल होगा। सिमिलरली आप जो है मैनोमीटर लगा के दोबारा से सिस्टम के अंदर पी ए और पी बी की वैल्यू थ्रू एक्सपेरिमेंटल सेटअप या थ्रू मैनोमीटर या बैरोमीटर आप इसको स्टडी करोगे। सो आप एक वैल्यू पी ए और पी बी की ऑब्जर्व वैल्यू निकालोगे। अगर दोनों की वैल्यू सेम होगी, दोनों की वैल्यू कंपेरेबल होगी, तो उस केस में आपका सिस्टम आइडियल सोल्यूशन कहलाएगा। आइडियल सोल्यूशन के केस में आपके पास डेल वी मिक्स की वैल्यू 0 होनी चाहिए, डेल एच मिक्स की वैल्यू 0 होनी चाहिए,
इसकी रीज़न आपके पास सिंपली ये है कि इंटरेक्शन की जो स्ट्रेंथ है आपके पास वो जो है कंपेरेबल होनी चाहिए जो न्यू इंटरेक्शंस फॉर्म हो रहे हैं उसकी रीज़न ये होगी कि एक तो आपके पास बॉन्ड लेंथ सेम होगी, सो इसका मतलब वॉल्यूम पे ऐसा कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सिमिलरली अगर आपके पास बॉन्ड की स्ट्रेंथ सेम है तभी आपके पास बॉन्ड लेंथ सेम आएगी। अगर आपके पास जो है स्ट्रेंथ डिफरेंट होगी तो आपके पास बॉन्ड लेंथ की वैल्यू जो है वो डिफरेंट आएगी। अगर आप हीट के केस में बात करोगे, डेल एच के केस में बात करोगे, तो आपको पता है कि जितनी हीट आपके ए और बी को ब्रेक करने के लिए चाहिए उतनी ही हीट रिलीज होनी चाहिए जब आपके सिस्टम में ए बी फॉर्म हो। और ये उसी वे में पॉसिबल है अगर आपके पास जो न्यूली फॉर्म्ड जो मटेरियल है उसमें भी उतने ही स्ट्रेंथ के इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस हों जितने आपके इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स में थे। नेक्स्ट आपके पास डेल एस मिक्स और डेल जी मिक्स का कॉन्सेप्ट है। आपने देखा था कि ये वाला जो पॉइंट है इस चीज़ को जहन में रखिएगा, आइडियल सोल्यूशन के केस में और नॉन आइडियल सोल्यूशन के केस में आपके पास डेल एस मिक्स और डेल जी मिक्स की वैल्यू जो है वो हमेशा फिक्स्ड होती है। सोल्यूशन दोनों केसेस में बन रहे हैं, इसका मतलब डेल एक्स की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी। सिमिलरली डेल जी मिक्स की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी, जो इस चीज़ को इंडिकेट करेगा कि सोल्यूशन फॉर्मेशन आपके पास एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। आपने राउल्ट्स लॉ को अप्लाई करते हुए सिंपली जो है ग्राफ बनाया था। आपको पता है कि एक जो आपके पास इक्वेशन है वो पी ए है। एक इक्वेशन आपके पास विद रिस्पेक्ट टू जो है पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये आपने राउल्ट्स लॉ के डेरिवेशन में ये इक्वेशन लिखी थी। अब आपको इस चीज़ के बारे में आइडिया है कि ये आपके पास y इज इक्वल टू एम एक्स की इक्वेशन है। आप सब लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर पढ़ा हुआ है, सो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आइडिया है कि y इज इक्वल टू एम एक्स का क्या मतलब है। y आपके पास हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, x आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और m आपके पास स्लोप होती है। सो अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करो इक्वेशन, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है। अगर आप यहाँ पे इस साइड पे मोल फ्रैक्शन ऑफ a ले लो और इस साइड पे आप वेपर प्रेशर ले लो या प्रेशर ले लो, सो ये आपके पास इस वे में रिप्रेजेंट होगा। आपको पता है कि एक्स ए की वैल्यू फॉर प्योर लिक्विड, मतलब आपको अगर आप कहते हो एक्स ए इज इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो जाता है पी नॉट ए के। सो उस ग्राफ में उस पॉइंट पे जिसको आप एक्स ए इज इक्वल टू 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हो, उस पॉइंट पे जो प्रेशर की जो वैल्यू होगी उसको आप पी नॉट ए से रिप्रेजेंट करोगे। ये आप लोगों ने इस फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट किया कि अगर आपके पास एक्स ए की वैल्यू 1 है या आप प्योर की बात कर रहे हो तो उस केस में आपके पास जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए है वो इक्वल होगा पी नॉट ए के। सो आपने ये एक सिंपली इसी फॉर्मूले को आपने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। सिमिलरली आप पी नॉट बी के लिए भी ये इक्वेशन लिख सकते हो। अगर आप जो है ड्रॉ करोगे उसको, अगर मैं सिंपली ये x को इस साइड पे ड्रॉ कर दूँ, मोल फ्रैक्शन को इस वे में ड्रॉ कर दूँ, तो आपके पास अब जो ओरिजिन का पॉइंट बनेगा वो यहाँ पे बनेगा और ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगी। जिस पॉइंट पे आपके पास एक्स बी की वैल्यू 1 है उस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वेपर प्रेशर ऑफ बी वो इक्वल होगा पी नॉट बी के। सो आपके पास ये दो डिफरेंट इक्वेशंस आ गई। अब इन्हीं को आप कंबाइन कर सकते हो क्योंकि आपके पास जो कंसनट्रेट इधर इस साइड पे मोल फ्रैक्शन है और इस साइड पे आपके पास वेपर प्रेशर है। सो ओवरऑल पैरामीटर्स सेम ही हैं। सो आप इन दोनों ग्राफ को कंबाइन कर सकते हो इस वे में। आप अगर इन सिंपली दोनों ग्राफ्स को कंबाइन कर दो तो आपने जो पहला ग्राफ देखा था वो ये वाला ग्राफ था जिसमें आपके पास ए जो है वो 0 से 1 की तरफ जा रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जा रही है टुवर्ड्स 1। आपने कहा था इस पॉइंट पे जब एक्स ए की वैल्यू 1 के इक्वल है तो उस वक्त जो प्रेशर की जो वैल्यू है पी ए की जो वैल्यू है वो पी नॉट ए की इक्वल है। सो आपने पहले ये वाला पॉइंट बना दिया। नेक्स्ट आप क्या करोगे, आप दूसरा ड्रॉ करोगे। आप इसी के अकॉर्डिंग दोबारा से ग्राफ ड्रॉ करोगे। एक्स बी का 0 ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और वो यहाँ से इस वे में जा रहा है। सो इस केस में आपको पता है कि ये आपका ओरिजिन का पॉइंट है और जिस पॉइंट पे आपके पास एक्स बी की वैल्यू 1 के इक्वल होती है उस पॉइंट पे आपके पास जो वेपर प्रेशर की वैल्यू है वो पी नॉट बी के इक्वल हो जाती है। सो सिंपली आपने इन दोनों ग्राफ्स को कंबाइन कर लिए। यहाँ पे इस चीज़ को भी जहन में रखिएगा कि आपने यहाँ पे डाल्टन लॉ भी अप्लाई करना है। टोटल प्रेशर आपके पास जो है वो इक्वल है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये जो आपके पास डॉटेड लाइन है जो कंबाइन कर रही है पी नॉट बी और पी नॉट ए को, ये रिप्रेजेंट करती है पी टी की।
टी की वैल्यू को। इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि लेट्स सपोज हम इसको स्टडी कैसे करते हैं, इसको मेजर कैसे करते हैं। पी टी आपके पास इक्वल होता है पी ए प्लस पी बी के। सो लेट्स सपोज आप इस पॉइंट पे स्टडी कर रहे हो, अगर आपसे कहा जाए कि इस पॉइंट पे बताएं कि टोटल वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, तो आप सिंपली क्या कहोगे कि टोटल वेपर प्रेशर की वैल्यू पार्शियल प्रेशर्स का सम होगी। अगर पार्शियल प्रेशर की बात की जाए तो आपको पता है कि अगर पी ए पे आप फोकस करो तो पी ए की लाइन ये वाली लाइन है। आप सिंपली क्या करोगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पी ए का वेपर प्रेशर स्टडी करोगे। लेट्स सपोज इस पॉइंट पे अगर आपने पी ए का स्टडी करना है तो यहाँ पे जाओगे, यहाँ से जिस पॉइंट पे आपने स्टडी करना है आप वहाँ से एक लाइन ड्रॉ करोगे, इस पॉइंट पे ये कट कर रहा होगा और एक्स ए की वैल्यू जो है वो 0.5 के इक्वल होगी और वेपर प्रेशर की लेट्स सपोज वैल्यू यहाँ पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। सो आपने पी ए की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, वो 1 के इक्वल है। सो नेक्स्ट आप क्या करोगे, पी बी की वैल्यू को कैलकुलेट करो। सो अगर आप के पास इसी पॉइंट पे जो है, मतलब इसी पॉइंट जिसको आप स्टडी कर रहे हो वहाँ पे पी बी की आपने वैल्यू स्टडी करनी है, तो आपने इस लाइन को देखना है। इस पॉइंट पे चूंकि आप स्टडी करने जा रहे हो तो यहाँ से नीचे आओगे, सिमिलरली जो है इधर से इस वे में मूव करोगे, जहाँ पे ये वैल्यू आ रही होगी लेट्स सपोज ये भी 1 के इक्वल है क्योंकि ग्राफ सेम ही है, इस साइड पे भी ग्राफ सेम है, इस साइड पे भी ग्राफ की जो यूनिट्स हैं वो सेम है। सो पी बी की वैल्यू यहाँ पे 1 है। ओवरऑल जब आप पी टी करोगे तो आपके पास पी ए प्लस पी बी जो है वो इक्वल होना चाहिए बेसिकली सम ऑफ पी टी, बेसिकली पी ए प्लस पी बी होना चाहिए। सो इसका मतलब ये कि आपके पास सिस्टम में पी टी की वैल्यू 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होनी चाहिए, तो ये 1 है और ये 2 है। सो बेसिकली ये जो आपके पास डॉटेड लाइन है ये पॉइंट्स हैं जब आपने पी टी को कैलकुलेट किया हुआ है। और ये आप किस तरीके से कैलकुलेट करते हो, आप पी ए को प्लस करोगे और पी बी को प्लस करोगे तो आपके पास ये वाले पॉइंट्स आएंगे। तो जो डॉटेड लाइन है ये आपके पास पी टी को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पे अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि ऐसी कौन से एग्जांपल्स होते हैं जिसमें आपके पास आइडियल सॉल्यूशन आते हैं। आइडियल सॉल्यूशन के लिए इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि 2-3 चीज़ों का आपने वो ख्याल रखना होता है। लेट्स सपोज आपको एक एग्जांपल दी गई है CH3OH प्लस C2H5OH। इस केस में अगर आप गौर करो तो इधर भी अल्कोहल है और इधर भी अल्कोहल है। इसका मतलब ये कि दोनों केसेस में आपके पास जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व है। यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है। सो इसका मतलब जो डिफरेंस है कार्बन का वो इतना ज़्यादा नहीं है, सिर्फ एक ही कार्बन का डिफरेंस है। सो इस तरह के सिनेरियो में आपके पास जो सोल्यूशन आएगा या जो सब्सटेंस आएगा वो बेसिकली आइडियल सोल्यूशन होगा, क्योंकि यहाँ पे साइज़ का ऐसे इतना इशू नहीं है। अगर साइज़ का इशू नहीं होगा तो इसका मतलब पोलराइजेबिलिटी का भी कोई इशू नहीं आने वाला और कोई इंटरेक्शन साइज डिपेंडेंट जो इंटरेक्शंस हैं वो ऐसे इफेक्ट नहीं करने वाले आपके सिस्टम को। सो सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसके अलावा अगर आप एग्जांपल को देखोगे तो आपके पास एक एग्जांपल एन हेक्सेन और एन हेप्टेन की है। यहाँ पे 6 कार्बन है, यहाँ 7 कार्बन है। अगेन ऐसे साइज का इतना डिफरेंस नहीं है, सिंगल कार्बन का डिफरेंस है जो कि निग्लेजिबल कंसिडर किया जाता है। सिमिलरली C2H4 ब्रोमीन प्लस C2H4Cl2 ब्रोमीन और क्लोरीन पीरियोडिक टेबल में करीब करीब एग्जिस्ट करते हैं। सो इसका मतलब ये कि इनमें भी ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। बेंजीन प्लस टोलुइन दोनों नॉन पोलर नेचर के कंपाउंड्स हैं और सिंपली एक में जो है वो एक 6 कार्बन रिंग है और टोलुइन में एक कार्बन एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे भी ये वाला भी जो सोल्यूशन है ये आपके पास आइडियल सोल्यूशन की तरफ लाई करेगा। अब नॉन आइडियल की भी एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सो अगर आप नॉन आइडियल की बात करते हो तो C2H5Cl और C2H5 आयोडीन, आपको पता है कि क्लोरीन एट द टॉप ऑफ पीरियोडिक टेबल प्रेजेंट है, ये सेकंड पीरियड में प्रेजेंट होता है, जबकि आयोडीन आपके पास बहुत ज़्यादा लो प्रेजेंट है। सॉरी, क्लोरीन आपके पास थर्ड पीरियड में प्रेजेंट होता है। आपके पास जो है फ्लोरीन से स्टार्ट होता है, सो फ्लोरीन सेकंड पीरियड में प्रेजेंट होता है। सो क्लोरीन और आयोडीन में ऐसा जो है वो बहुत ज़्यादा पीरियड का डिफरेंस है और आयोडीन का साइज़ बहुत ज़्यादा लार्ज होता है। सो यहाँ पे पोलराइजेबिलिटी और वंडरवॉल फोर्सेस की स्ट्रेंथ जो है उसमें अच्छा खासा जो है डिफरेंस आ जाएगा। यही वजह है कि ये वाली जो सोल्यूशन है आपके पास ये एज अ नॉन आइडियल सोल्यूशन बिहेव करेगा। सो इस चीज़ को हमेशा जहन में रखिएगा कि आपके पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की नेचर सेम होनी चाहिए, जो डिफरेंस है आपके पास कार्बन का वो 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन की।
नॉन आइडियल सोल्यूशन में जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं आइडियल सोल्यूशन के केस में वो बिल्कुल ऑपोजिट होगा। यहाँ पे पीटी ऑब्जर्व जो है वो इक्वल नहीं होगा जो आप थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर रहे हो। सिमिलरली सिस्टम आपका राउट्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा होगा, किसी कंसंट्रेशन पे या किसी टेम्परेचर पे कहीं ना कहीं डेविएशन आ रही होगी जो इस चीज़ को इंडिकेट कर रही होगी कि आपका सिस्टम जो है वो नॉन आइडियल है। सिमिलरली अगर आप पार्शियल वेपर प्रेशर को कंपेयर कर रहे होगे तो वो भी इक्वल नहीं होंगे थ्योरेटिकल वैल्यू के। डेल वी मिक्स इक्वल नहीं होगी जीरो के, डेल एच मिक्स जो है वो इक्वल नहीं होगा जीरो के। आपके पास इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। जो चीज़ बिल्कुल जो है वो सेम होगी वो डेल एस के पैरामीटर होंगे। डेल एस का पैरामीटर हमेशा जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगा। उसकी रीज़न ये है कि आपके पास स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। सिमिलरली गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू हमेशा लेस देन जीरो होगी या नेगेटिव होगी, जो इस चीज़ को इंडिकेट करेगी कि आपके पास गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रही है। आइडियल सोल्यूशन में आपके पास दो केसेस आ सकते हैं। एक केस आपके पास पॉजिटिव डेविएशन का है और दूसरा केस आपके पास नेगेटिव डेविएशन का है। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि जब आप नॉन आइडियल की बात करते हो आप कहते हो नेगेटिव डेविएशन है। सो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो पी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो बेसिकली लेस देन है थ्योरेटिकल वैल्यू से, तभी आप उसको नेगेटिव डेविएशन कह रहे हो। सो यहाँ पे आपने लेस देन का साइन लगाना है। जितने भी पैरामीटर्स आपने पढ़े हैं उन सब में हमेशा लेस देन का साइन आएगा। सो ये साइन स्पेसिफिक है। इसको अगर आपको ये याद रहे कि लेस देन आपने नेगेटिव में लेस देन का साइन लगाना है तो इसका मतलब ये कि आप लोग तमाम पैरामीटर्स में लेस देन का साइन लगाओगे तो ये एक अच्छा वे है या ट्रिक है याद रखने का। अगर आप इस केस में नेगेटिव डेविएशंस के केस में अपनी ऑब्जर्व वैल्यू को कंपेयर करोगे थ्योरेटिकल वैल्यू के साथ, सो आपके पास जो थ्योरेटिकल वैल्यू आ रही होगी उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी और बेसिकली आपके पास कोई ऐसा प्रोसेस हो रहा है या कोई ऐसी कंडीशन आ गई है जिसकी वजह से आपका जो ऑब्जर्व वेपर प्रेशर है उसकी वैल्यू लो हो गई है। सिमिलरली अगर आप पार्शियल वेपर प्रेशर को कंपेयर करोगे तो वो भी आपके पास थ्योरेटिकल की वैल्यू से लेस आएंगे। और अगर आप फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को कंपेयर करोगे तो यहाँ पे ये बेसिकली अंडरस्टैंड करने वाली थिंग है। अगर आपको ये वाला पॉइंट अंडरस्टैंड हो गया आपको बाकी तमाम पॉइंट भी अंडरस्टैंड हो जाएंगे कि आपके पास जो इंडिविजुअल इंटरेक्शंस हैं ए और बी की जो स्ट्रेंथ थी वो अब कंपेरेबल नहीं है ए इज टू बी वाले जो इंटरेक्शंस हैं उनके। आपके पास ये जो ए बी वाले इंटरेक्शंस हैं इनकी इंटरमोलिक्यूलर स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि आपके सिस्टम में जब आपने सॉल्यूशन को मिक्स किया है तो जो न्यू इंटरेक्शंस बने हैं उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपस में ज़्यादा है। अगर इनकी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन आपस में ज़्यादा है इन लिक्विड तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल अपने आप को कॉम्प्रेस करके रखेंगे, ये लिक्विड स्टेट में रहना प्रेफर करेंगे, ये वेपर प्रेशर बनाना प्रेफर नहीं करेंगे। सिमिलरली आपके पास वेपर प्रेशर की वैल्यू ओवरऑल जो है वो डिक्रीज होगी। यही वजह है कि आपके पास सिस्टम में जो पीटी है या जो आपके पास ऑब्जर्व वैल्यू है वेपर प्रेशर की वो लो आएगी। डेल्वी मिक्स की वैल्यू भी जो है वो लेस देन ज़ीरो होगी। आपके पास ये स्ट्रॉन्ग मोलिकुलर इंटरेक्शंस हैं तो इसका मतलब ये है कि इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो शॉर्टर होगी, तो डेल्वी मिक्स की जो वैल्यू है वो लेस देन ज़ीरो आएगी। सिमिलरली आपके पास डेल एच मिक्स की वैल्यू जो है वो भी लेस देन ज़ीरो आएगी। ये सिमिलरली इसका भी वही सेम है। आपके पास अगर यहाँ पे जो बेसिकली प्रोसेस होगा अगर उसको न्यूमेरिकली देखा जाए तो आपके पास डेल वी मिक्स को आप कहते हो कि ये डेल वी मिक्स फाइनल माइनस इनिशियल है। अगर आप कह रहे हो कि आपके पास इंटरेक्शन जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा हैं तो इसका मतलब मॉलिक्यूल्स की जो बॉन्ड लेंथ है ए बी की जो बॉन्ड लेंथ है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। सो आपके पास ये वाला पैरामीटर एफ की वैल्यू शॉर्ट होगी और आई की वैल्यू ज़्यादा होगी। एज अ रिजल्ट आपके पास ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आएगी जो कि लेस देन ज़ीरो से आप रिप्रेजेंट करते हो। सिमिलरली जो आपके पास डेल एच मिक्स है वो कंपैरिजन है जितनी हीट आपके सिस्टम को चाहिए थी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए और जितनी हीट आपके सिस्टम ने रिलीज़ की आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड। सो अगर आप फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड को कंपेयर करोगे उस हीट से जो कि ब्रेकेज में रिलीज़ होनी थी, सो इस केस में भी आपके पास जो न्यू इंटरेक्शंस बने हैं उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी आपके पास स्टार्ट में जो है वो रिलीज़ होगी। सो इसका मतलब एफ की वैल्यू जो है अगेन जो आपके पास इंटरेक्शंस आएंगे मतलब ओवरऑल डेल एच मिक्स की वैल्यू भी जो है वो लेस देन ज़ीरो होगी।
आप इसको इस वे में भी देख सकते हो कि बेसिकली जो एनर्जी रिलीज होगी वो रिलीज की एनर्जी को इससे कंफ्यूज ना होना कि ये जो एफ वाला पैरामीटर है आपके पास ये बेसिकली नेगेटिव होगा। इसकी रीज़न आपके पास ये है कि जो एनर्जी रिलीज हो रही होती है हम उसको नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और जो एनर्जी बॉन्ड ब्रेकेज में यूटिलाइज हो रही होती है उसको हम जनरली पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो अगर आपका ये वाला पैरामीटर बड़ा है तो आपके पास ओवरऑल जो सिस्टम है उसकी जो वैल्यू है अगेन वो आपके पास जो है नेगेटिव आएगी, जो कि डेल एच की वैल्यू लेस देन 0 को रिप्रेजेंट करेगा। सो डेल एच मिक्स को लेके कंफ्यूज ना होइएगा। नेक्स्ट अगर आप ग्राफ में इसी पैरामीटर को ड्रॉ करोगे तो आपके पास जो लाइंस हैं, जो स्ट्रेट लाइंस हैं, वो आपके पास राउल्ट्स लॉ को शो कर रही हैं। अगर आप कह रहे हो कि राउल्ट्स लॉ में आपके पास जब नेगेटिव डेविएशन है तो सिस्टम में वेपर प्रेशर की वैल्यू लेस देन द राउल्ट्स लॉ है। सो इसका मतलब आपने क्या करना है, आपने सिंपली एक लाइन ड्रॉ कर देनी है जो कि राउल्ट्स लॉ से नीचे होगी, जो इस चीज़ को इंडिकेट करेगा कि पार्शियल वेपर प्रेशर भी लो है और जो ओवरऑल जो वेपर प्रेशर है आपके पास पीटी ऑब्जर्व्ड है उसकी वैल्यू भी लो है जो आपने राउल्ट्स लॉ के थ्रू कैलकुलेट की है। तो आपने इसको ड्रॉ करने के लिए बस ये जहन में रखना है कि नेगेटिव डेविएशन में आपने नीचे लाइन ड्रॉ करनी है, जो इस चीज़ को इंडिकेट करेगा कि आपके सिस्टम में वेपर प्रेशर की वैल्यू जो है वो लेस देन द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ राउल्ट्स लॉ है। अब एक प्राइम एग्जांपल देख लेते हैं कि आपके पास ऐसे कैसे सिनेरियो होते हैं जिसमें आपके पास नेगेटिव डेविएशन आएगी। लेट्स सपोज आप CHCl3 लेते हो और एसीटोन लेते हो। आप इनको अगर इंडिविजुअली देखो तो यहाँ पे आपके पास जो है 3 क्लोरीन एटम्स हैं जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं, जिनकी वजह से यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को, कार्बन से भी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी लेंगे और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। एज अ रिजल्ट यहाँ पे डायपोल्स क्रिएट हो जाएंगे। लेकिन ओवरऑल अगर आप इंटरेक्शन को इधर देखोगे तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, ये जो हाइड्रोजन है इसकी प्रेजेंस ज़रूरी होती है किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। लेकिन यहाँ पे जो इंटरेक्शंस, अगर इस पे इंटरेक्शंस की बात करोगे तो यहाँ पे जो इंटरेक्शंस है वो वन टू वन फोर्सेस हैं। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे CH3 का ग्रुप अटैच है C डबल बॉन्ड O के ग्रुप के साथ। ये वाला O नेगेटिव जो है ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज रखता है। O नेगेटिव की वजह से यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन इस चीज़ को भी जहन में रखें कि आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो लेक्चर है उसके अंदर आप लोग स्टडी कर चुके हो कि CH3 आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज़ हैं। सो इसका मतलब ये अपनी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को इधर डोनेट करेंगे। एज अ रिजल्ट इसके पास जो कमी है इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी की वो थोड़ी बहुत पूरी हो जाएगी, और यहाँ पे बहुत वीक वंडरवॉल इंटरेक्शंस हैं। सो यहाँ पे फिर भी वंडरवॉल इंटरेक्शंस की कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वीक वंडरवॉल इंटरेक्शंस हैं। लेकिन होता क्या है कि जब आप इनको मिक्स करते हो तो आपके पास सिस्टम में सॉर्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है। जो न्यू इंटरेक्शंस मॉलिक्यूल के बनते हैं वो सॉर्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के इंटरेक्शंस होते हैं। ये टिपिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग से थोड़ा हट के है, क्योंकि आप लोगों ने जो चीज़ स्टडी की हुई है उसमें ये स्टडी किया हुआ है कि हाइड्रोजन के साथ एक टिपिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे भी सॉर्ट ऑफ जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट होगी, और एज सच ये जो यहाँ पे जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो सॉर्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के पैरेलल है। और ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव फैक्ट है कि इस तरह अगर आप मिक्स करो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को तो आपके पास जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की जो स्ट्रेंथ आती है, या जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ कंपेरेबल होती है विद द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। सो जनरली इसको हाइड्रोजन बॉन्ड से ही डिनोट किया जाता है, हालांकि ये थोड़ा डिफरेंट है जो आप लोगों ने नॉर्मल हाइड्रोजन बॉन्ड की डेफिनेशन पढ़ी है उससे। इसके अलावा इसका मतलब ये है कि यहाँ से आप एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे सकते हो कि अगर आपके पास CHX3 के मॉलिक्यूल हैं और आप उनको कंबाइन कर रहे हो किसी भी ऑक्सीजन या नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप से, तो इस तरह के जितने भी सॉल्यूशंस आपके पास बनेंगे वो नेगेटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशंस होंगे, क्योंकि जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस की जो स्ट्रेंथ है यहाँ पे लिक्विड में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, और ये इसकी जो इंडिविजुअल इंटरेक्शन से इसकी स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर ओवरऑल आपके सिस्टम में कम आएगा। सो CHCl3
प्लस C2H5NH2 आपके पास प्राइम एग्जांपल है इस तरह के इंटरेक्शन की। इसके अलावा आप लोग एक और इंटरेक्शन देख सकते हो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग वाटर भी आप इसमें इंटरेक्ट कर सकते हैं। और अगर मैं आप लोगों को इसकी भी एग्जांपल दूं तो आप लोगों ने H2SO4 के केस में बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ है कि ये बहुत ज़्यादा आयंस में कन्वर्ट होता है। ये HSO4 में भी कन्वर्ट होता है, ये H पॉजिटिव में भी कन्वर्ट होता है, ये HSO3 में भी कन्वर्ट हो सकता है। सो एज सच आपने बहुत ज़्यादा डिफरेंट आयोनाइजिंग रिएक्शन पढ़े हुए हैं जो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहे होते हैं कि आपके सिस्टम में नंबर ऑफ स्पीशीज़ जनरेट होती हैं और वो आयनिक इंटरेक्शन सॉल्वेशन के इंटरेक्शंस जो हैं वो नंबर ऑफ इंटरेक्शन शो कर सकते हैं। सो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वाटर का भी जो मिक्सचर है वो भी जनरली नेगेटिव डेविएशन शो करता है और वो इसकी इन्हांस्ड आयोनाइजेशन कैपेबिलिटी इसकी रीज़न है जिसकी वजह से आपके सिस्टम में जो है इस तरह के इंटरेक्शंस शो होते हैं।